नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी को भेजा है मीरा श्रीवास्तव जी ने और ये एक सच्ची घटना है जो उनके एक जानने वाले के साथ घटी थी। पर उनकी एक गुजारिश ये भी है कि हम इस कहानी के स्थान, काल और पात्र को बदल दें। अगर आप में से कोई अपनी ऐसी कोई भी कहानी या घटना हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा www.bhootkisachchikahani.com पर। स्पेलिंग है BHOOT भूत KI SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है हवेली का नीचा कमरा। कौन है वहाँ? मैंने पूछा, कौन है वहाँ? जवाब क्यों नहीं देते? कौन है वहाँ? कोई है? कौन है वहाँ? रूही कहती है कि उसने किसी को देखा था। काले टी शर्ट में कोई तो था वहां पर फिर से उसने सोचा कि शायद ये उसका मन का वहम ही होगा, क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत जो नहीं थी। पर ये खामोशी और ये अकेलापन उसी ने ही तो अपने लिए चुन लिया था। जब उसने ये फैसला किया था कि वो अपने घर उज्जैन को छोड़कर यहाँ दूर अलीगढ़ में आके बस जाएगी, और बसेगी भी तो कहाँ, इस बड़े से बंगले पर। खैर, ये सब सोचते सोचते साधुराम खाना ले आए। जी हाँ, साधुराम काका इस बंगले के बहुत पुराने देख रेख करने वाले व्यक्ति थे, और क्योंकि रूही ने इस बंगले को खरीदा था, इसीलिए अभी साधुराम काका कुछ हद तक उसकी भी देखभाल करते हैं। साधुराम काका उससे अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें बहुत चाह थी कि उनकी भी एक बेटी हो, जिसको वो खूब पढ़ाए लिखाए। पर उनका सिर्फ एक ही बेटा था। पैसों की तंगी के कारण वो अपनी बेटी को बचा ना पाया। रूही बहुत खुश थी जब साधुराम काका खाना लेकर आते थे और शाम के वक्त वे दोनों बैठकर बहुत बातें किया करते थे। साधुराम काका अक्सर कहते थे कि अलीगढ़ में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे रूही जी घूम के आ सकती है, लेकिन रूही अक्सर साधुराम काका को ये कहती थी कि आप हमें रूही ही कह के बुलाइए काका। ऐसे वक्त गुजर रहा था कि एक दिन रूही सोचने लगी कि आखिर उसने इतना बड़ा बंगला खरीदा ही क्यों, और उसकी ये तन्हाई, ये आखिर क्यों उसे हमेशा घिरी रहती है। फिर उसने ये सोचा कि कहीं इस तन्हाई की वजह माँ, बाबा या दीपू तो नहीं। फिर उसी को याद आया कि अरे नहीं, उन लोगों ने तो कहा नहीं था उसे कि तुम उज्जैन छोड़कर यहाँ चली आओ। ये तो उसी का डिसीजन था। ये याद दिलाते दिलाते फिर उसने अपने बड़े बंगले की ओर देख के ये सोचा कि ये बंगला आखिर उसने क्यों खरीदा। तो हाँ दोस्तों, जब रूही अलीगढ़ में आके शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसका पोस्टिंग उसने यहीं पे लिया था, तब वो पहले रेंट में रहती थी और वो एक घर ढूंढ रही थी। जब वो घर ढूंढ रही थी तो उसके कलीग्स ने उसे बहुत सारी ऑप्शंस दी कि तुम यहाँ खरीद सकती हो, वहां खरीद सकती हो। पर जब वो इस बंगले को आके देख के गई थी, मानो इस बंगले से उसे पहली नजर में बहुत लगाव हो गया था। लेकिन बाद में वो सोच रही थी कि वो तो अकेली है, इतने बड़े बंगले में वो आखिर करेगी क्या।
तभी साधुराम काका उसके सामने आए और उन्हें साधुराम काका को देख के अपने पिताजी की याद आ गई। रूही ने मानो पहले तो मन बना लिया था कि इस बंगले को खरीदना नहीं है, एक तो एक इतना बड़ा बंगला और ऊपर से अरे बाप रे इतना दाम, उससे नहीं होगा खरीदना। पर आखिर उसने अपने मन को मना ही लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि मन ने उसको मना लिया और उसने ये बंगला खरीद लिया। पहले के 1-2 हफ्ते तो बहुत मजे से काटे, बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ वहाँ जाती थी और साधुराम काका से ढेर सारी बातें किया करती थी। शाम के वक्त जब साधुराम काका रात का खाना बनाकर लाते थे तो वो दोनों अक्सर बैठकर चाय पीते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। पर आखिर ये कितना दिन तक चलता? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1.5 महीना, आखिर कितने दिनों तक ये सिलसिला चलता? रूही बहुत जल्दी बोर हो जाती थी और अब भी ऐसा ही हुआ। वो अब अलीगढ़ से अपना मन उठा चुकी थी। अब उसका मन मानो फिर से कसैला हो गया। वो तो चाहती थी कि वो अलीगढ़ में अब बस जाए और कहीं ना जाए, और अब तो उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। लेकिन जब भी वो अपने ऑफिस रूम में आती थी, जिसको उसने अपने घर के नीचे वाले कमरे में बनाया था, तब मानो उसे हमेशा से ये जरूर महसूस होता था कि उसके पीछे कोई तो है जो उसके इधर उधर जाने पर उसके ऊपर नजर रखता है। पर जब वो घूम के देखती थी उसे कोई नजर नहीं आता था। फिर वो सोचती थी कि शायद ये फिर से मेरा ही मन का भ्रम होगा। आखिर कौन आ सकता है मेरे पीछे? मेरे लिए तो कोई सोचने वाला भी नहीं है। ये सब सोच ही रही थी कि माँ का फोन आ गया। जी हाँ, रूही को तो लगा था कि माँ और बाबा उसे कभी फोन करने ही नहीं वाले हैं, पर माँ और बाबा तो आखिर माँ बाबा ही होते हैं। जब माँ का फोन आया तो रूही को ये बताया गया कि रूही अपना एड्रेस दे दे अलीगढ़ का, और वो दोनों कल शाम के ट्रेन से आने वाले हैं। रूही ने कहा, आप लोग शाम के ट्रेन से क्यों आओगे, सुबह की ट्रेन पकड़ कर आ जाइए। तब माँ ने कहा कि अरे नहीं, प्रीति जो रूही की छोटी बहन थी वो अपने हस्बैंड यानी कि दीपू के साथ आई हुई है। जी हाँ, ये वही दीपू है जिसके साथ रूही की शादी तय हुई थी, पर अब उसे प्रीति के साथ शादी करना पड़ा। ये दूसरी बात है कि ये शादी के लिए हामी तो रूही ने ही भरी थी। कुछ घटनाओं के कारण अक्सर हमें हमारी खुशियों का बलिदान दे देना पड़ता है ताकि हमारे चाहने वाले खुश रह सके। दिन बीतता गया पर रूही को ये करना बाद में बहुत खटका। इसीलिए उसने सोचा कि वो उज्जैन में नहीं रह सकती और वो चली आई यहाँ अलीगढ़। अब ये हुआ कि रूही बहुत व्यस्त थी। उसे घर भी ठीक करना था, कमरे भी सजाने थे और माँ बाबा के लिए ढेर सारे खाने और चीजें भी खरीदने थे, क्योंकि उसे कहाँ खाना बनाना आता था। वो तो हमेशा माँ के हाथों का ही खाना खाया करती थी और उसे पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट था कि वो हमेशा सोचती थी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मैं क्यों खाना बनाऊं। लेकिन आज ये सोच उसे बहुत भारी पड़ती थी हमेशा, जब से वो अलीगढ़ में आई हैं। खैर, वो जब अपना सारा सामान ऐंठने लगी और उसने अपने बॉस को फोन करके ये कहा कि वो अगले दिन नहीं आ सकती। इस पर बॉस ने कहा कि ठीक है, क्योंकि रूही कभी भी छुट्टियां नहीं ली। इतने महीनों में जब से उसने काम शुरू किया था उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली, तो इसीलिए बॉस ने भी उसे मना नहीं किया। वो अगले दिन के लिए बहुत सारी तैयारी कर रही थी, घर सफाई करना, खाने की चीजें लाना,
मम्मी के जितने भी बनाए हुए पकवान थे उन सब की चीजों को इकट्ठा करना, क्योंकि उसे कहाँ आता था खाना बनाना। और इतने दिन साधुराम काका के हाथों का खाना खाते खाते वो कुछ हद तक ऊब गई थी। अगली सुबह हुई और वो फिर से काम में जुट गई, क्योंकि आज ऑफिस नहीं जाना था, इसीलिए वो और भी ज्यादा जल्दी उठ गई, क्योंकि काम ढेर था। उसने सोचा कि आज वो हवेली के नीचे कमरे में जाएगी जहाँ पे उसका ऑफिस है, और वो जाके पहले उस जगह को ठीक करेगी। इसके बाद वो ऊपर आएगी और बाकी सारे सामान को सहज कर रखेगी। ये सब वो सोच ही रही थी, और जब वो नीचे गई तब उसने देखा कि फिर से कोई काला साया उधर मंडरा रहा था। और जब उसने अच्छी तरह से देखा तो उसने पाया कि वो काला साया कुछ पढ़ रहा था और उसके हाथों में कुछ था। डायरी के साथ जब उसने ध्यान दिया तो उसको पता चला, अरे कौन हो ये तुम? तो उसी की पर्सनल डायरी थी। मैंने कहा अपने चेहरा और उस दिखाओ। काले साए ने मानो कौन हो तुम? उस डायरी की हर एक पन्ने को फाड़ कर इधर उधर फेंके जा रहा था। वो जब दौड़ के उस काले साए के पास गई इसको रोकने के लिए, तब उसका वो भयानक सा चेहरा वो कभी नहीं भूल सकती है। उस काले साए ने रूही को बस इतना ही कहा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। रूही को ये सुनकर बहुत डर लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आँख खुली तो उसने पाया कि माँ, बाबा और साधुराम काका आए हुए थे। वो पहले तो हैरान थी कि माँ बाबा को घर का एड्रेस मिला कैसे। फिर उसे याद आया कि अरे उसी ने तो भेजा था। साधुराम काका ने तब रूही को बताया कि जब उसके माँ और बाबा घर को आए तब उन्होंने देखा कि रूही अपने रूम के दरवाजे के सामने गिरी पड़ी थी। रूही हैरान थी, क्योंकि ऐसा होना तो संभव ही नहीं था। वो जब नीचे गई थी उसे याद है कि वो काला साया और फिर उसका वो कहना कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर माँ ने उसे ये बताया, तुम्हारा रूम का और घर का सारा खिड़की दरवाजा खुला हुआ था। अकेली तो रहती हो, लेकिन अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? इसीलिए मैं कहती हूँ कि चलो उज्जैन चलो, यहाँ पे कुछ नहीं है। रूही ने ये सुनकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे कहाँ जाना था उज्जैन। क्या वो अभी दीपू को फेस कर सकती थी? क्या वो दीपू से ये कह सकती थी कि जो मैंने तुम्हें पहले कहा था और जो डिसीजन हम दोनों ने साथ मिलकर लिया था, आज उसके लिए मैं थोड़ी भी पछता नहीं रही हूँ? ये सब वो सोचते सोचते साधुराम काका ने फिर से रूही को ये कहा कि वो 20 दिनों के लिए अपने गांव जा रहे हैं। इस पर रूही थोड़ी परेशान तो हुई, क्योंकि साधुराम काका की कहानियों की लत जो उसे लग चुकी थी। पर फिर से उसने सोचा कि माँ बाबा तो हैं ही, वो 20 दिन या फिर 1 महीने के लिए तो रुकेंगे ही यहाँ पर। तो उसने साधुराम काका को कहा कि अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप बोलिए। इस पर साधुराम काका ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो बस अपने गांव जाना चाहते हैं और 20 दिन के बाद वो वापस लौट कर आएंगे। रूही ने कहा ठीक है, और साधुराम काका रात का खाना पकाकर वो चले गए। थोड़ी ही देर बाद जब खाने का वक्त आया तब माँ, बाबा और रूही आज इतने महीनों के बाद एक ही साथ में इतने बड़े कमरे में एक डाइनिंग टेबल पे बैठकर खा रहे थे। रूही आज बहुत खुश थी, क्योंकि इतने महीनों के बाद आखिर आज उसे अकेला नहीं महसूस हो रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और
नीचे वाले कमरे में वो काला साया आखिर था ही कौन? वो जब खाना खा रही थी तब मम्मी ने उसे एक तस्वीर दी और कहा, देख तो बेटा, क्या तुझे ये लड़का पसंद है? क्योंकि हमें ये लड़का बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि अब तू भी अब शादी करके अपना घर बसा ले। रूही ने तब कुछ कहा नहीं। उसने ये सोचा कि इस बात को टालना ही सही रहेगा और वो फिर से वहां से उठकर चली गई आचार लेने के बहाने। इस पर माँ चिल्ला के उसे बोली, आखिर कितने दिनों तक तुम ऐसी अकेली रहने वाली हो? पहले तो तुम्हारी जिद के कारण हमने कुछ नहीं कहा। तुमने प्रीति की शादी दीपू से करवा दी। चलो ठीक है, क्यों करवाया वो आज तक हमें पता नहीं चला। दीपू से कहता हूँ तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि आप रूही से पूछ लीजिए मम्मी जी। आखिर मैं सुनूं तो सुनूं किसकी? और तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती हो? बताओ रूही, बताओ। रूही ने ये अवॉइड कर दी। उसको कुछ जवाब नहीं देना था। आखिर वो क्या कहती माँ से कि उसकी छोटी बहन प्रीति शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, कि अब उसे एक ऐसी जिंदगी मिलने वाली थी जिसको वो जी नहीं पाएगी। अगर भी वो जी जाती है तो उसे उस बच्चे को मारना पड़ेगा। रूही ने ये बात किसी से नहीं की, पर सिर्फ कहा था दीपू से, और उससे ये कसम भी ली थी कि अगर तुम प्रीति से शादी नहीं करोगे तो मैं तुमसे भी शादी नहीं करूंगी। मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दीपू को ये सुन के पहले तो बहुत बुरा लगा था। उसने मना भी किया कि आखिर तुम प्रीति के लिए हमारे रिश्ते को क्यों बलि दे रही हो। पर तब दीपू को भी समझ आ गया और उसने कुछ कहा नहीं। साधुराम काका के जाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि उनका लड़का रघुराम आने वाला है और रूही को और उसके मम्मी पापा को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रघुराम घर का सब काम कर देगा और वो सब कुछ संभाल भी लेगा। बाहर से सब्जी बाजार करना या फिर रूही के लिए कहीं से भी कुछ भी खरीदारी करनी हो तो वो रघुराम कर सकता है, क्योंकि उसे अलीगढ़ अच्छी से पता है। ये सब चल रहा था कि दरवाजे में बहुत जोर जोर से नॉक होना शुरू हुआ। रूही पहले दंग रह गई, क्योंकि इतनी रात को आखिर कौन आ सकता है। फिर उसने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा एक बड़ा चौड़ा लंबा सा आदमी उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था और उसने बताया कि वो रघुराम है। रूही ने बोला, ठीक है, तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर रघुराम ने कहा, मेम साहेब, बाबा ने कहा था कि आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं आपके पास जल्दी आ गया। रूही को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने थोड़ा देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी ज़रूरत आएगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। फिर जब वो घूम के जाने लगा तब रूही ने कहा कि सुनो, क्या कहा था, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुड़ के कहा, रघुराम है मेम साहेब। इस पर रूही ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करना, तुम कल सुबह आ जाओ, हाँ, और इसके बाद हम बात करते हैं कि तुम्हें क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाचा को तो सब पता था, तुम्हें मैं समझा दूंगी। इस पर रघुराम सर हिलाकर वहाँ से चला गया।
जब उन दोनों की ये सब बातें चल रही थी तब रूही की माँ वहां आ गई और वो बोलने लगी, रूही, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तुम इससे दूर रहना। मुझे क्यों एकदम पसंद नहीं है ये लड़का। क्यों आया है ये तुम्हारे घर में? और तुम जवान लड़की हो और वो ऐसा रहेगा तुम्हारे साथ में, कैसा लगेगा? इस पर रूही ने कहा, अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही है? काका बहुत अच्छे इंसान है और रघुराम देखने में मुझे बुरा तो नहीं लगा। ठीक ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं घर से इतनी दूर यहाँ आई हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये सब चल ही रहा था कि थोड़ी देर बाद रूही ने कहा, माँ अभी आप चले जाइए, मुझे सोना पड़ेगा। ये सुनकर माँ वहां से चली गई। अगली सुबह जब हुई तो रघुराम जल्दी उठ के उनके घर पे आ गया और उसने रूही से कहा, मैडम, आप बताइए कि हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। आप जो भी काम बताएंगी मैं पहले वही करूँगा। इस पर रूही ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुमको बताती हूँ कि क्या क्या काम करना है। रघुराम को बिठाते हुए रूही ने बोलना शुरू किया कि उसे कैसे और क्या क्या काम करना है। रूही ने उसको घर का हर एक कमरा दिखाया जहाँ पे उसे काम करना है और हर एक चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी, क्योंकि रूही सुबह के वक्त तो रहती नहीं थी और घर तब रघुराम के हवाले ही रहेगा। फिर से आज रूही को ऑफिस जाने का मन नहीं था, क्योंकि कल शाम की घटना के बाद से उसका शरीर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसने सोचा कि शायद वो उसका मन का भ्रम होगा और इसी के वजह से उसको शायद थोड़ा सा शौक लगा होगा। और क्या, ये सब थोड़ी ना सच्ची में होता है, भूत। वो नहीं मानती थी ये सब। दिन बीतता गया और जब खाने का वक्त आया तो रघुराम ने रूही से फिर से कहा, मैडम, आप क्या कहती है? क्या मैं आज दोपहर का खाना बना लूं? ये सुनते ही माँ वहां से उठ के आ गई और बोलने लगी, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है खाना पकाने की। जितने दिन तक मैं यहाँ हूँ मैं खाना पका सकती हूँ। जब मैं नहीं रहूँगी तब तुम खाना पकाना, ठीक है? इस पर रूही ने भी हामी भर दी और उसने रघुराम से कहा कि देखो रघु, मैं तुम्हें रघु तो बुला सकती हूँ ना? रघुराम ने अपनी मुंडी हिला दी और कहा, फिर रूही ने कहा कि जितने दिनों तक माँ और बाबा यहाँ हैं तुम्हें खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब माँ और बाबा चले जाएंगे तब से तुम खाना पकाना शुरू करना, ठीक है? रघुराम ने फिर से हामी भर दी। मेम साहब, ये कह के वो वहां से चला गया। रघुराम के जाने के साथ ही साथ रूही की माँ रूही को बोलने लगी, मुझे ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रूही। तुम क्यों इसे यहाँ पे रख रही हो? हम लोग भी नहीं रहेंगे और आसपास के लोग क्या कहेंगे कि एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ रह रहा है। ये सुनते ही रूही ने कहा, माँ, यहाँ पे लोग ऐसे सोचते नहीं हैं। यहाँ पे रघुराम को हर कोई पहचानता है, ऐसे साधुराम काका ने मुझसे कहा है। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकती हो उज्जैन जब आपको जाना होगा। माँ गुस्सा हो गई, क्योंकि माँ का तो बस एक ही मन था कि रूही को यहाँ से लेकर वो उज्जैन चले जाए और उस फोटो वाले लड़के के साथ उसकी शादी करा दे। पर रूही ने तो साफ साफ मना कर दिया। अब माँ और बाबा को बहुत चिंता होती थी रूही की, पर वो कुछ कहते नहीं थे ऐसे। उसकी शादी भी दिलवानी थी, ऊपर से रूही की उम्र भी गुजर रही थी। खैर, ये सब चिंता माँ बाबा के लिए आम बात है। उस दिन रूही ऑफिस तो नहीं गई, पर उसने फिर से सोचा
कि आज वो हवेली का नीचा कमरा साफ करके ही रहेगी। जब वो नीचे जाने वाली थी तभी रघुराम ने उसे बुला लिया और कहा, मेम साहब, क्या मैं आपके साथ आपके इस काम में मदद कर सकता हूँ? इस पर रूही ने तो कुछ कहा नहीं, बस इशारे से कह दिया कि हाँ ठीक है, आजा। जब रघुराम नीचे आया तो रूही ने उसका काम का रफ्तार देख के वो तो मानो दंग रह गई। इतनी जल्दी काम करना, आखिर ये कैसे हो सकता है? रूही पहले तो कुछ नहीं कहा, पर बाद में उसने रघुराम से ऐसे ही पूछ लिया कि आखिर रघु, तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो? इस पर रघुराम ने बस इतना ही कहा, 8 साल से मैडम। और वो फिर से अपने कामों में जुट गया। रूही ने उस कमरे की अच्छे से तलाशी ली। वो इधर उधर जाने लगी, पर आज पहली बार उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उसने कहा, अब तो मैं श्योर हूँ कि ये जो मेरा मन का भ्रम था कि मेरे पीछे कोई है या फिर यहाँ पे कोई है, ये सब झूठ है। ये सच में मन का ही भ्रम होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेरे पीछे कोई है। ये बंगला जब मैंने खरीदा था, यहाँ पे तो कोई नहीं था, और साधुराम काका भी यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं। अगर कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताते। ये सब कह के रूही ऊपर आ गई और रघुराम को कहा कि तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम भी आ जाना ऊपर। इस पर रघुराम ने कहा, मैडम, काम तो काम होता है, ये कैसे खत्म होगा? ये कहकर वो फिर से काम में जुट गया। रूही को तो आधे के ऊपर उसकी बात समझ में ही नहीं आती थी। जब मैं ऊपर आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गई तो मैंने देखा कि माँ पराठे बना रही है, और थोड़ी ही देर बाद रघुराम भी ऊपर आ गया। तब माँ ने उसे हाथों में लिस्ट थमा की और दुकान भेज दिया। फिर जब रघुराम वहाँ से दुकान चला गया तब माँ मुझे कहने लगी कि ये लड़का मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। सुनो, ये लड़का जो है ना, मैं फिर से कहती हूँ तुम्हें, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तुम हमारे साथ उज्जैन चलो। यहाँ पे अकेले रह के तुम क्यों नौकरी कर रही हो? इस पर मैंने माँ से कहा कि देखिए माँ, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं अभी सेटल्ड हो चुकी हूँ, मेरे ऑफिस में मन भी लग चुका है, और उज्जैन में अब कुछ रहा नहीं। इस पर माँ फिर से मुझे बोली, उज्जैन में मैं हूँ, तुम्हारे पिताजी हैं, प्रीति हैं और दीपू भी हैं। क्या तुम दीपू और प्रीति के लिए उज्जैन नहीं जाना चाहती? इस पर मैंने फिर से माँ से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये सब बातें हो ही रही थी कि माँ ने कहा उन्हें जाना ही होगा, और अब रुकने का भी कुछ दूसरा रीज़न नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर जाना है तो मैं रोक नहीं सकती आपको। खाना खाने के बाद मैं वहाँ से उठ गई। समय बीतता गया, शाम हो गई और पिताजी के साथ चाय पी ही रही थी कि माँ ने अपना रिटर्न टिकट्स मुझे दिखा दिया और वो कहने लगी, कल सुबह को हम दोनों का ट्रेन है। तुम्हारे पापा और मैं कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रहे तुम यहाँ पे रह रही हो, हमें डेली फ़ोन करोगी, सब कुछ ठीक करके करोगी। तुम यहाँ वहाँ मत भटकते रहना। इस पर मैंने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी छुट्टी मिलेगी मैं उज्जैन आ जाऊंगी। लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उज्जैन कभी नहीं लौटना, क्योंकि जो दीपू के साथ हुआ मेरी वजह से मैं उसे फेस नहीं कर सकती। अगले दिन जब माँ और पापा तैयार हो गए निकलने को, तब मैंने रघुराम से कहा कि उन दोनों को स्टेशन छोड़ आए। इसके पहले मैं माँ और बाबा के लिए बहुत सारी टिफ़िन पैक कर रही थी
और ये भी बोल रही थी आप घर पे जाके बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही खा लीजिएगा। खैर ये सब चल रहा था। माँ और बाबा घर से निकल चुके थे। ट्रेन में बैठ के मुझे जब फ़ोन किया तब पता चला कि वो लोग ट्रेन के लिए जब रवाना हुए तो उन्हें ट्रेन में दीपू मिल गया। मुझे तब बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा था कि आखिर एक बार उसे देख तो लूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। खैर मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और उस दिन मैंने ऑफिस में बहुत काम किया, क्योंकि इतने दिनों का काम जो जम गया था। माँ और बाबा के आने के बाद से तो मानो मैंने ऑफिस जाना ही छोड़ दिया। जब मैं शाम को वापस घर आई तो मैंने कुछ नीचे वाले कमरे में हलचल सुनी। रघुराम तब नहीं था। पता नहीं रघुराम कहाँ चला गया था। हमेशा हम दोनों के पास 2 चाबियां रहती थी, एक मेरे पास और दूसरा रघुराम के पास। पहले काका तो एक ही चाबी से काम चला लिया करते थे, लेकिन अब रघुराम ने कहा कि उसका टाइमिंग मेरे साथ नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने उसे एक चाबी दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भरोसा, तो हाँ, मैं करती हूँ भरोसा लोगों पे। जब मैं नीचे वाले कमरे में जा रही थी तब मैंने फिर से कुछ महसूस किया, जैसा कोई हो मेरे पीछे में। जब मैंने लाइट ऑन किया तब मैंने देखा कि कोई फिर से वही खिड़की के सामने खड़ा हुआ है। मुझे तब बहुत डर लगा। मैंने सोचा कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। मैं रघुराम रघुराम बोल के चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। माँ बाबा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। तब मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस साये को पकड़ना ही पड़ेगा। जब मैं उसकी तरफ दौड़ के जाने लगी तब वही जला हुआ सा चेहरा और उसका आधा मुंह ढका हुआ काले कपड़े में जब उसने मुझे देखा तो मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी वहाँ पे। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मैं बस हल्का हल्का देख पा रही थी कि डॉक्टर साहब रघुराम को ये बोल रहे थे कि तुम्हारी मैडम को बहुत स्ट्रेस है, इन्हें दवाइयाँ देते रहना और बताना कि ज़्यादा ऑफिस में जाके काम नहीं करना है, कुछ दिनों की छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से कुछ नहीं कहा, बस मैंने आंखें मूंद ली और मैं सोने चली गई। लेकिन इतने समय से जब मैं सो रही थी कि मानो अब मेरे आँखों में नींद ही नहीं है। आधे घंटे करीबन बाद रघुराम आके मुझे चाय देता है और बोलता है, मैडम अब चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है रघुराम। इस पर रघुराम इस बार थोड़ा ज़ोर दे के बोलने लगा, मैडम खाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगी तो आप डॉक्टर का दवाई कैसे लोगी, इसीलिए खाना बहुत ज़रूरी है, खाना पड़ेगा आपको। मुझे मानो इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप सो गई। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था। जब थोड़ी देर बाद रघुराम वापस आया खाना लेके, तो मैंने बस उसे बोल दिया कि तुम रख दो और तुम चले जाओ यहाँ से। पर रघुराम गया नहीं, वो वहीं पे खड़ा था और जिद करने लगा कि मैं खाना खा लूँ। जब मैं आँख खोल के उठी और देखने लगी यहाँ वहाँ, तो मैंने देखा कि वो काले रंग का कपड़ा तो मेरे ही दरवाजे के सामने था, लेकिन बस कपड़ा। तब मैं रघुराम रघुराम बोल रही थी, पर रघुराम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये सब मेरे आंखों के सामने ही हो रहा था कि तब मैं सुन रही थी कि कोई मुझे बुला रहा है।
मैडम, 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 ओ मैडम। मैंने कहा हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? रघुराम फिर से मुझे बोला, आप खाना नहीं खा रही है मैडम, आपको तो खाना पड़ेगा, नहीं तो आप दवाई कैसे लेंगी, और आप क्या सोच रही है? तब मुझे समझ में आया कि मैं सोच रही थी, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी अपने आप को। खाने का मन नहीं था, बैठने का मन नहीं था, पर रघुराम के ज़िद के कारण मुझे खाना ही पड़ा। मैंने सोचा कि पहले माँ बाबा को फ़ोन करूं, लेकिन फिर से याद आ गया कि अगर मैं ये सब बात बताऊंगी तो माँ फिर से मुझे बोलने लगी कि उन्होंने तो कहा ही था कि चले आने को, मैं ही नहीं सुनी। मैं खाना खा के वापस सोने चली गई, पर मेरी आंखों से नींद नदारद थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए। मुझे नींद आ चुकी थी, लेकिन रात के करीबन 2:45 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के शीशे में कुछ लाल रंग से लिखा हुआ है। जब मैं उठकर उसे पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था साफ साफ अक्षरों में, नहीं जा सकती तुम यहाँ से, लौटकर तुम्हें यहाँ ही आना होगा, मेरे पास तुम कहीं नहीं जा सकती। ये पढ़कर मुझे बहुत डर लगा, पर वो खून से लिखा हुआ आईने में खून कहाँ से आया? तभी मेरे हाथों में कुछ चिपकने का एहसास हुआ, और जब मैंने अपने हाथों की तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे हाथों की 3 उंगलियां कटी हुई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। खून से लथपथ मैं घर से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो जला हुआ मुंह वाला आदमी मानो घर के हर खिड़की और दरवाजे से मुझे देख रहा था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, पर मैं साफ साफ ये तो देख पा रही थी कि वो मेरे इधर उधर घूम रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी और फिर से रघुराम को बुलाने की कोशिश कर रही थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पसीने से लथपथ मैं करीबन गिरने ही वाली थी कि मुझे एकदम से रघुराम ने आके पकड़ ली और वो कहने लगा, मैडम आप ठीक तो है? मैं उसे देख के चौंक गई। मैंने कहा, तुम गए नहीं यहाँ से? तुम तो घर जाने वाले थे ना? ये सुनकर रघुराम मुझसे बोलने लगा, हाँ मैडम, मैं घर जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज मैं चला जाऊंगा तो आपको उठाना पड़ेगा, और आप सो रही थी, इसलिए मैं किचन रूम में ही सो गया। जब मैंने रघुराम की ये बात सुनी तो मानो मेरे शरीर में जान आ गई। मैंने उसे कहा कि सुनो, तुमको किचन में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तब भी पसीने से लथपथ थी। रघुराम बस मुझे देखे जा रहा था, पर तब उसने कुछ कहा नहीं। मैंने उसे बोला, घर में कितने सारे कमरे हैं, तुम किसी भी एक कमरे में जाके सो जाओ। इस पर वो फिर से बोला, नहीं मैडम, मैं किचन रूम में ही ठीक हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने फिर से उसे कहा कि देखो रघुराम, यहाँ बहुत ठंडा है, तुम प्लीज़ किचन रूम में मत सो, तुम एक कमरे में जाके सो जाओ, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बुला लूँगी। जब रघुराम वहाँ से जाने लगा तब मैंने उसे बुलाया और मैंने बोला कि रघुराम, जब तुम किचन में सो रहे थे, क्या तुमने किसी को देखा? इस पर वो बोल पड़ा, नहीं मैडम, मैंने तो किसी को नहीं देखा।
मैंने तो बस देखा कि आप यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी, इसीलिए मुझे घबराहट हुआ और मैं चला आया आपके पास। मैंने फिर से रघुराम से कहा कि वो मेरे कमरे के शीशे में वो खून से लिखा हुआ है कुछ, तुम जाके एक बार देख के आ सकते हो क्या? ये सुनते ही रघुराम वहाँ से दौड़ के मेरे कमरे में गया और थोड़ी ही देर बाद लौटकर आके मुझे बोलता है, नहीं मैडम, वहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपका कमरे का शीशा तो बिल्कुल साफ है। इस पर मैं हैरान थी क्योंकि जब मैंने रघुराम को मेरे कमरे में भेजा था तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ की वो 3 उंगलियां कटी नहीं थी, कोई खून नहीं था और खिड़की और दरवाजे सब अपनी ही जगह पे थे। मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा कि मैं रघुराम से कुछ नहीं कहूँगी और पर मैंने फिर से रघुराम से कहा कि तुम किसी लड़की को जानते हो जो मतलब मेरे साथ आके रह सकती है, मतलब हेल्प की तरह, लाइक मैं उसे पे कर दूंगी। ये सुनते रघुराम फिर से मुझे बोलने लगा, नहीं मैडम, मुझे ऐसा कोई भी नहीं पता। अब आप चाहती है तो मैं आपकी यहाँ पे रात में रुक जाऊँगा, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो मेरे साथ। ये पहली दफ़ा सुन के मुझे तो बहुत साहस मिला, लेकिन बाद में मुझे माँ की याद आ गई जो उन्होंने कहा था। पर मैंने फिर से सोचा कि ये लड़का मेरे लिए यहाँ रुक गया, मेरी कितनी चिंता करता है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। और फिर मैं सोने चली गई और रघुराम को भी मैंने सोने को कह दिया। अगले दिन जब मैं 7:30 बजे उठी तो मैंने देखा कि रघुराम मेरे लिए कॉफ़ी लेके आया और उसने उस दिन रोटी भी बना ली थी। पर वो मुझे बोल रहा था कि आज मैं ऑफ़िस ना जाऊँ। इस पर मैंने उसे बोला कि ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक छुट्टी ले ली है ऑफ़िस से। जब माँ और बाबा यहाँ थे तो अभी छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं होगा। पर रघुराम मुझे फिर से यही बोल रहा था कि डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि मैं रेस्ट ले लूँ। फिर मैंने रघुराम को कहा कि तुम तो हो ही यहाँ पे, मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रुक जाओ और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो, मैं कर लूँगी सब कुछ। जब मैं घर से निकल रही थी तब मुझे कुछ अजीब लग रहा था आज, मानो आज मुझे कोई फिर से देख रहा हो, लेकिन इस बार घर के अंदर से। जब मैं मुड़ के देखने लगी तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया और जब मैं गाड़ी में जाके बैठी तब मुझे वहाँ रघुराम खड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा कि शायद रघुराम ही था वो जो मुझे पीछे से देख रहा था, या फिर ये मेरा भ्रम होगा फिर से। और मैं ऑफिस चली गई। दिन भर मैंने ऑफिस में बहुत काम की और जब मैं घर वापस आने लगी तो मैंने सोचा कि आज कुछ खाने को लेके जाती हूँ, क्योंकि आज रघुराम भी घर पे है और वो पूरा दिन काम कर रहा है। जब मैं घर पहुँची तब मैंने देखा कि रघुराम घर पे नहीं था। मैंने पूरा घर छान मार लिया, तभी मुझे नीचे वाले कमरे से कुछ आहट सुनी। मैं नीचे दौड़ के जाने ही वाली थी कि मुझे वापस वही चेहरा याद आ गया और तब मुझे साहस नहीं हुआ कि मैं वापस नीचे जाऊं और तब मैं ऊपर से ही चिल्ला रही थी, रघुराम तुम नीचे हो क्या? रघुराम तुम नीचे हो क्या? फिर रघुराम मुझे नीचे से यही बोला, हाँ मैडम मैं नीचे हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ, मैं आ गई हूँ और खाना लगा दो प्लीज़। जब रघुराम नीचे से साफ सफाई करके ऊपर आया तब मैंने उसे हाथ मुंह धो लेने को कहा और मैंने कहा कि आज खाना मैं लगाती हूँ। इस पर उसने मुझे बोला,
अरे मैडम, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे पैसे दे दिए काम करने के लिए। अब बैठिए, मैं खाना लगाता हूँ। इस पर मैंने रघुराम से कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता है। तुमने बहुत काम किया है, तुम अभी आराम करो, मैं खाना लगा लेती हूँ। और खाना लगाने में कैसी तकलीफ? ये सुनते ही रघुराम हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में कोई आवाज़ नहीं थी, मानो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा हो। मैंने तो ये पहली बार देखा। अब मुझे अच्छा लगा। मैंने खाना लगाया और तब रघुराम बहुत सारी किस्से और कहानियाँ मुझे सुनाने लगा। इस पर मैं उसे बोलने लगी कि वो बिल्कुल काका की तरह है। जैसे काका पहले मुझे कहाँ कहाँ की किस्से और कहानियाँ सुनाया करते थे और मुझे वो वक्त सबसे अच्छा लगता था। बातें हो ही रही थी कि तभी मैंने रघुराम से कहा कि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और जब भी मुझे डर लगता है इस घर में, मैं हमेशा उसी का नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे कैसे भी हो बचा लेगा। इस पर रघुराम मुझे बोला, मैडम जी, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, आजकल कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता है। जब मैंने ये सुना तब मैंने रघुराम से कहा, रघुराम, अगर मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता तो मैं अकेली इतनी बड़े घर में कैसे रह जाती तुम्हारे साथ। मुझे तुम पे, अपने आप पे, लोगों पे बहुत भरोसा है और एक बार भरोसा टूट जाए इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान गलत होता है। ये सुन के रघुराम फिर से मुस्कुराने लगा। इस बार मैंने उसे पूछ लिया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई। खाना खत्म होने के बाद रघुराम ने मुझे कहा कि मैं जाके सो जाऊं और वो सब कुछ साफ सफाई करके वो भी सोने चला जाएगा। इस पर मैंने उसे कहा कि आज साफ सफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मेरा ऑफिस नहीं है और मैं खुद कर सकती हूँ। कल वैसे भी उसे थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर काम करता रहता है। रघुराम ने कुछ कहा नहीं, वो बस सर हिला के वहाँ से चला गया। जब मैं अपने कमरे में जाके सोने लगी तो मुझे फिर से एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा हो बहुत दूर से, लेकिन कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पे? कोई है? मैंने पूछा, कौन है वहाँ पे? पर कोई आवाज़ नहीं है। मैंने फिर से सोचा, ये मेरा भ्रम या फिर स्ट्रेस जो भी हो एक दिन मुझे ही ले जाएगा। और मैं सो गई। लेकिन जब मेरी नींद खुली करीबन 1:30 बजे, तो मैंने देखा कि वही चेहरा जला हुआ, आधा ढका हुआ, एक साइड की आंखें निकली हुई मेरे कमरे के दरवाजे के उस तरफ से मुझे घूर रही थी और वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे बहुत डर लगा। मैं दौड़ के जाके अपने कमरे के और जितने भी खिड़की और दरवाजे थे, मैंने सब की कुंडी लगा दी श्री गुरु चरण और मैं हनुमान जी का नाम जाप करने लगी। लेकिन मेरा डर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं रघुराम को फ़ोन करूं। पसीने से मैं फिर से लथपथ मैं सोच रही थी कि काश यही मेरा सपना हो, पर ये कोई सपना नहीं था। वहाँ पे कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और मैं पसीने से लथपथ हुई जा रही थी। मुझे कोई बचाने को आ क्यों नहीं रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उस तरफ से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, ऐसे मानो कि मेरी चीख उस हंसी के नीचे दब रही हो। मैं रघुराम बोल के भी चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। और फिर मैं थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे गिर पड़ी।
जब मेरी आंखें खुली तब मैंने सुना कि कोई दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा है और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा हो। मैं उठने की कोशिश कर रही थी पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने वहाँ से रघुराम से कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम चले जाओ घर। पर इस पर फिर से रघुराम बोला, मैडम आप वहाँ रुकिए, मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता हूँ, आप रुकिए। ये सब सुन के जब मैं नीचे पड़ी हुई थी तब रघुराम ने दरवाज़ा तोड़ा और वो अंदर आके मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे हाथों में हर जगह शीशा घुस गया और मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। खून से मेरे शरीर लथपथ हुए जा रहा था। इतना खून बह गया कि मेरे अब शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। मैं चुपचाप सो गई। थोड़े ही देर बाद रघुराम ने मुझे आके खाना दिया और कहा कि मैं अपनी दवाइयाँ ले लूँ। जब मैं दवाइयाँ ले रही थी तो रघुराम मुझे बहुत देख रहा था और मैंने पूछा, क्या हुआ रघुराम, क्या देख रहे हो? इस पर रघुराम ने कहा, मैडम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको डर नहीं लगेगा तो। मेरी हालत तब ना यहाँ कहने की नहीं थी। मैंने बस उसे कहा, बोलो। ये सुनने के बाद रघुराम मुझे बोला कि मैडम अब आप रेस्ट कीजिए, शाम के वक्त मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप सो गई। पता नहीं कब शाम हो गई और मेरी आंखें खुल गई। खुलने के साथ ही साथ मैंने देखा कि रघुराम मेरे ही कमरे में बैठ के मोबाइल देख रहा था। मैंने अधखुली आंखों से रघुराम से देख के कहा, क्या देख रहे हो रघुराम? रघुराम मानो चौंक गया और उसने मुझे बोला, मैडम आप रुकिए। ये कह के वो चला गया, लेकिन उसकी आवाज़ में इस बार बहुत भारीपन था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब वो उस कमरे से गया तो एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। मैं रघुराम को बुला रही थी कि मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है, वो मुझे कुछ कंबल या कुछ भी लाके दे, पर रघुराम वहाँ नहीं था। थोड़ी ही देर बाद कमरे की बत्ती चली गई। मैं सोच रही थी कि शायद रघुराम अभी कैंडल लेके आएगा, पर रघुराम नहीं आया। हवा अब भी तेज़ थी, मानो आंधी तूफान आने वाली थी। ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि हल्के हल्के रोशनी में वही काला कपड़ा पहना हुआ कोई इंसान मेरे ही कमरे की तरफ आ रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये रघुराम होगा, लेकिन इसके बाद जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा कि ये तो वही काला कपड़ा है जिसका अक्स मैं अक्सर वो मेरे नीचे वाले कमरे में देखती हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? ठंड और बढ़ चुकी थी और मैं अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतर पा रही थी। मेरे हाथ और पैरों में इतनी दर्द हो रही थी और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, पर डर के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैंने सोचा कि आज मरना है या जीना है, पर मैं देख के ही छोड़ूंगी कि ये चीज़ आखिर क्या है। जब वो साया मेरे कमरे के सामने आया तो मैंने पूछा उससे, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? इस पर उसने कुछ नहीं कहा। उसका वही जला हुआ सा चेहरा, आधा ढका हुआ, एक साई की आंखें मानो निकल के आ रही हो। उसने मुझे
बस इतना बोला। देखना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? देखना चाहती हो तो देखो। और जो मैंने देखा कि जब उसने अपना चेहरा पूरा दिखाया, वो और कोई और नहीं, रघुराम ही था। मैं कुछ समय के लिए सुन पड़ गई थी। ये रघुराम आखिर कैसे हो सकता है? इसके साथ तो मैं कितनी बातें किया करती थी। ये झूठ है, ये मेरे आंखों का भ्रम होगा। रघुराम ऐसे नहीं हो सकता, वो तो जिंदा है। पर तभी वो साया कहूँ या क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे बोलता है, मैं ही हूँ रघुराम मैडम जी, मैं ही हूँ रघुराम। और आप जो मुझे देखती हैं नीचे, वो भी मैं ही हूँ। मैंने बहुत साहस जुटाया और मैंने उससे पूछा, अगर तुम रघुराम हो तो इतना दिन में मुझे तुमने मारा क्यों नहीं? क्यों जिंदा रहने दिया? इस पर उसने मुझे बोला, आपका काम मैडम जी। मैंने तो सोचा था उन बाकी 6 लोगों की तरह मैं आपको भी मार दूंगा, लेकिन आप तो मुझ पे भरोसा करने लगी। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मारने का और भरोसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मैंने उसे साफ साफ पूछ लिया। भरोसा कर लिया मतलब? मैंने कब तुम पे भरोसा किया? इस पर वो बोला, आपने जो मुझे उस दिन कहा था कि आप मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, और जब मैं आपके सामने में होता हूँ तो आपको डर नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको मेरा ये चेहरा दिखा दूं। अभी आपको डर लग रहा है क्या मैडम जी? मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी, डर के मारे और दर्द के मारे। पर तब ही मैंने रघुराम से ये कहा कि वो मुझे अपनी कहानी के बारे में बताए, और इस पर वो कहने लगा, मैडम जी, अगर मैं आपको मेरी कहानी के बारे में बताऊंगा तो आप जाके सबको बताएंगी, और फिर यहाँ के लोग मुझे भगा देंगे। फिर वो साधु राम का क्या होगा जो मुझे अपना बेटा मानता है? तब मैंने रघुराम से ये कहा कि तुम्हें मुक्ति देना बहुत ज़रूरी है, और जब मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक थी और तुमने मेरी मदद की, पर मुझे तुम्हारे साथ रह के डर नहीं लगा था पहले, और ना अब डर लग रहा है, क्योंकि ये सब जो तुम मुझे बता रहे हो, इसके पीछे कुछ तो कारण है कि तुमने मुझे मारा नहीं। सिर्फ भरोसा तो नहीं हो सकता। क्या है तुम्हारी कहानी? बहुत बोलने, मनाने और सुनने के बाद रघुराम ने कहा, मैं आपको मेरी कहानी बताना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बोलना ज़रूरी लग रहा है कि अगर मैं आपको मेरी कहानी बता दूँ तो आप मुझे यहाँ से भगा नहीं सकती, और अगर आपने ऐसी करने की कोशिश की तो आप जिंदा नहीं बचोगी। अब मैं पूरी डिटरमाइन थी
कि मुझे इसका कहानी जो भी हो सुनना है और मुझसे जो भी हो सके इसकी मुक्ति के लिए मैं ज़रूर करूँगी। रघुराम ने तब कहा कि वो बहुत छोटा था जब उसके मम्मी पापा यहाँ आकर रहने लगे और ये हवेली को उन्होंने ही बनाया था। रघुराम जब छोटा था वो एक पैर से चल नहीं पाता था, यानी कि वो अपाहिज था। और उसके मम्मी और पापा ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों रघुराम को एक पैर लगा के देंगे। दिन बीतता गया और एक बार रघुराम के माँ और बाबा जब ऑफिस से लौट रहे थे तो उनकी मौत हो गई। जब ये घटना घटी तब रघुराम के जो काका थे वो हवेली में आ गए और उनकी जो बीवी थी उन दोनों ने मिलकर रघुराम के साथ बहुत बदसलूकी की। उनकी एक लड़की भी थी शायद, रघुराम को कुछ खास याद नहीं है, पर जब वो अपने अंतिम दिन गिन रहा था तब अक्सर एक लड़की की आवाज़ उसे सुनने को मिलती थी जो अक्सर उसके काका और काकी को ये बोलते थे कि रघुराम को छोड़ दे। पर उसके काका और काकी बस यही कहते थे कि अगर इसे छोड़ दिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत कैसे? जैसे कि घर का ये ज़मीन जायदाद ये सब तो रघुराम को मिल जाएगा, तो उन दोनों को क्या मिलेगा। ऐसे करते करते रघुराम अब और जी नहीं पा रहा था। अब उसने सोचा कि मौत तो उसे आनी ही है, तो क्यों वो मौत के लिए तड़पे। उसने एक दिन अपने ही हाथों से खुद को मार दिया। जी हाँ, उसने खुदकुशी कर ली थी। वो दिन बहुत भयानक था। और कैसे की थी खुदकुशी और क्यों की थी खुदकुशी आखिर रघुराम ने? मौत के पहले दिन उसकी काकी उसके रूम में दाखिल हुई और उसके मुंह में गर्म पानी उछाल दिया, क्योंकि रघुराम ने कहा था कि उसे ठंडा पानी पीना पसंद नहीं है और वो पी नहीं सकता। ये सुनते उसके काकी ने उसके चेहरे की एक और गर्म पानी उछालकर उस तरफ का चेहरा पूरा जला दिया और तभी उसकी वो उस तरफ की आंखें बाहर निकल के आ गई। एक तरफ से जला हुआ चेहरा तो तभी उसका बन चुका था, इसलिए उसने ये सोचा कि ऐसे जिंदा रह के क्या फ़ायदा अगर वो कुछ कर ही ना पाए। अब तो उसके माँ बाबा भी नहीं रहे और वो तो अपाहिज है। मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। रघुराम फिर से बोलने लगा कि जब उसने अपने ही हाथों से खुदकुशी करने की कोशिश की पहली बार, तब वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसे डर लग रहा था। पर बाद में उसने सोचा कि ऐसे जी के क्या फ़ायदा जहाँ पे वो घर से निकल नहीं सकता, धूप नहीं देख सकता, गर्म पानी नहीं मिलता, उसे खाना और पानी की भी तलब रहती थी हमेशा। इसीलिए उसने अपने ही हाथों से अपने आप को ख़त्म करना बेहतर समझा। धीरे धीरे जब उसकी मौत हो रही थी उसे बहुत दर्द हुआ, पर उसने तभी सोचा कि मौत के बाद वो अपने काका काकी को छोड़ेगा नहीं। जब उसकी मौत की खबर उसके काका और काकी को लगी जो ऊपर के कमरे में थे, तब उन्होंने बहुत बड़ा ढोंग किया और तभी उन्होंने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को वो लोग बेच देंगे। लेकिन जो भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने आता था वो 1-2 महीनों के अंदर गुजर जाता था। और देखिए ना, मैं भी उनमें से ही एक हूँ जिसने ये बंगला खरीद लिया, इसीलिए तो ये बंगला मुझे इतने कम दाम में मिला। पर जब रघुराम मुझे ये सब बता रहा था तब मैंने उससे पूछा कि रघुराम, ये सब तो ठीक है, पर साधुराम काका कौन है? इस पर रघुराम ने मुझे फिर से ये बताया कि साधुराम काका को उसी ने एक रात
बहुत दूर के एक गांव से डर दिखाकर उसे यहाँ ले आया, क्योंकि साधुराम काका को वो बचपन से जानता था। बचपन से जब वो अपने माँ और बाबा के साथ गाड़ी में जाता था उस दूर के गांव में, उसे गांव का नाम तो याद नहीं है, पर वो अक्सर साधुराम काका को देखता था और उसे साधुराम काका बहुत पसंद भी थे। इसीलिए उसने साधुराम काका को अपने इस हवेली के देखभाल करने के लिए रख रखा था। पर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया ये तो मुझे पता नहीं, पर उसने मुझे बस इतना बताया कि क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। पर ये बात भी सच है कि मैंने उस पर बहुत भरोसा किया। जब माँ और बाबा चले गए, जब काका भी चले गए, तब मैं साधुराम के भरोसे तो नहीं रह सकती थी ना। साधुराम काका कब आएंगे और मेरे घर के ये सब कामों में मुझे कौन मदद करेगा। तभी रघुराम के भरोसे ही तो मैं चल रही थी। आज इस बात को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं और मैं अब भी इसी हवेली में रहती हूँ। मुझे हर दिन रघुराम आके देख के जाता है, हाँ, और वो मेरे घर के कामों में हाथ भी बटाता है। मैंने इस बार उससे बात ये किया है कि मैं इस बार उसका श्राद्ध कर दूंगी और उसे हमेशा के लिए मुक्ति दे दूंगी। इस पर उसने इस बार हामी भर दी और कहा कि जब मैं उसका श्राद्ध करूंगी तब उसके माँ और बाबा के नाम पे भी मैं छोटा सा कुछ दान दे दूं, जिसके लिए मैंने हामी भर दी। और आज से ठीक 10 दिनों के बाद उसके श्राद्ध का तारीख है। मैं चाहती हूँ कि ये 10 दिन रघुराम अपने घर में बिताए और शांति से बिताए। मुझे अब उससे डर नहीं लगता और मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं हर रोज़ ऑफिस जाया करती हूँ और आने के बाद रघुराम मुझे कुछ न कुछ पढ़कर सुनाया करता है। जी हाँ, आप ये बता सकते हैं कि मैं करीबन खुश हूँ कि मुझे किसी को मुक्ति देने का अवसर मिला है। अब मैं जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, पर मैं इस आत्मा को शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे बख्श दिया और मुझे इतनी रास्ता दे दी कि मैं उसकी ये कहानी आप सब तक पहुँचा पाऊँ। आप हमें लिख सकते हैं www.bhutkisachi-kahani.com पर, जिसका स्पेलिंग है BHOOTKIPSACCHI सच्ची कहानी KAHAANI कहानी.com पर, जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है भूत की सच्ची कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कहानी हमें बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमसे और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।